वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में आने के ज़्यादातर संभावना जो रखते हैं, जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज सीक्रेटेड बाय द लीच। निम्न में से जोग द्वारा कौन सा रक्त प्रतिसंकरण स्रावित होता है? कौन सा एंटीकोगुलेंट जोग द्वारा स्रावित होता है? आपके पास ऑप्शन है हीरोडीन, हेपरिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा, जो जोग द्वारा एंटीकोगुलेंट स्रावित किया जाता है वो होगा हीरोडीन। हीरोडीन। और जो हेपरिन होता है, हेपेरिन, वो मनुष्य द्वारा खुद अपनी बॉडी में हेपेरिन सीक्रेट होता है और हीरोडीन जोग द्वारा सीक्रेट हो किया जाता है। सीरोटोनिन ये नहीं, इसका आंसर है हिस्टामाइन, एलर्जिक रिएक्शन में सीक्रेट होने वाला एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया ए, हीरोडीन। जो एंटीकोगुलेंट दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल में हमने देखा ये हीरोडीन और हेपरिन, और इसमें सोडियम, पोटेशियम ये और आते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपनी बॉडी में गोल्जी जो सेल्स में जो गोल्जी बॉडी होती है उनका क्या कार्य होता है? ऑप्शन है फर्मेंटेशन, फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोसिडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इनमें से कौन सा कार्य मुख्य है गोल्जी बॉडी का? तो गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य है वो है ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। जो फर्स्ट टाइम गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम कैमिलो गोल्जी था। कैमिलो गोल्जी 1898 1898 में। इसको ट्रैफिक मैनेजमेंट के रूप नेम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय होम आर द डीएनए टेस्ट। जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, जो आपने देखा डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, तो इसमें जो यहाँ तो नाइट्रोजन होता है, जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन ये किसके थ्रू जुड़े हुए रहते हैं? जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो किसके थ्रू, यहाँ जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये किसके थ्रू जुड़े हुए रहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं आपस में। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, थियामीन इज सब्स्टिट्यूटेड इन आरएनए। आरएनए में थियामीन किसके थ्रू सब्स्टिट्यूट किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो डीएनए होता है उसमें अलग सिस्टम होता है और आरएनए में अलग होता है। जो डीएनए है उसमें ए, टी एंड सी एंड जी एंड सी, मतलब एडेनिन, थियामीन, गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़े हुए रहते हैं डीएनए में। और वहीं जो आरएनए होता है, तो आरएनए में एडेनिन से क्या जुड़ा हुआ रहता है? मतलब डीएनए में एडेनिन से थाइमिन जुड़ा रहता है, तो यहाँ आरएनए में एडेनिन से कौन सा जुड़ा हुआ रहता है? ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। आरएनए में जो एडेनिन है उससे यूरेसिल और गुआनिन से साइटोसिन जुड़ा हुआ रहता है। एक और बात, डीएनए और जो आरएनए होता है उसमें मोर स्टेबल कौन होता है? तो मोर स्टेबल तो होता है डीएनए और लेस स्टेबल होता है आरएनए। और यहाँ हम रिएक्शन की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो आरएनए होता है और लेस रिएक्टिव जो होता है वो डीएनए होता है।
इसमें एक और चीज़ करें हम, म्यूटेशन सबसे ज़्यादा पास्ट देखने को किस में मिलता है, तो वो आरएनए में पास्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। क्यों? इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये लेस स्टेबल है, इसी के कारण इसमें पास्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर मिल गया आपको डी, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पेरोटिड ग्लैंड आर फाउंड इन, पेरोटिड लाल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आपका क्वेश्चन है कि पेरोटिड लाल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है अंडर द टंग, बिलो द ईयर, बिलो द ऑर्बिट ऑफ आई एंड बिटवीन द एंगल ऑफ बोथ द जो। जीभ के नीचे या ईयर के नीचे या आँख के ऑर्बिटल के नीचे बीच में या फिर दोनों जबड़ों के बीच में कहाँ पाई जाती है? आपने देखा होगा 3 पैर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, तो यहाँ जो पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये पूछा आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिलो द ईयर, बिलो द ईयर, ईयर के नीचे पाई जाती है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा होता है? मतलब सेल के अंदर अलग पाए जाते हैं, सेल के बाहर अलग पाए जाते हैं, तो आपको सेल के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला केटाइन कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम, जो इंट्रासेलुलर मोस्ट अबंडेंट केटाइन होता है। वहीं हम देखें तो हमने यहाँ देख लिया कि जो इंट्रासेलुलर होता है वो सोडियम होता है, और अगर आपसे पूछे कि एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम होता है और इंट्रासेलुलर पोटेशियम होता है। तो इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द एयर फाउंड इन द लंग्स आफ्टर द फोर्थ एक्सपायरेशन कार्ड। यहाँ क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपने जो भी एयर इंस्पायर की थी उसके बाद में आपने एक्सपायर किए फोर्सफुली, जितनी आप कोशिश कर सकते थे उतनी एक्सपायर कर चुके हो आप, तो उसके बाद में जो आपके लंग्स में एयर बाकी है, बची हुई है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी सप्लीमेंट्री एयर एंड नन ऑफ द दीज। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो भी एयर लंग्स में रहती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। मतलब आपने जितनी एक्सपायर्ड की वॉल्यूम इंस्पायर्ड की, तो उसके बाद में आपने फोर्सफुली, मतलब नॉर्मल जो आप एक्सपायर करते हो उसके बाद में बचती हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया, कोशिश पूरी कर ली, जितनी एयर बाहर निकाल सकते हो उतनी निकाल दी, उसके बाद में जितनी भी वॉल्यूम अंदर बचती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो उसकी जो अमाउंट होती है वो 1100 से 1200 ml होता है। और यहाँ टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो एयर काम आती है वो कितनी होती है? तो वो 500 ml होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम वेयर डज द हार्ट बीट इम्पल्स ओरिजिनेट। जो अपना हार्ट होता है उसमें इम्पल्स सबसे पहले कहाँ से जनरेट होते हैं? मतलब कंडक्शन सिस्टम के बारे में आपसे पूछा है, कंडक्ट कहाँ से होती है इम्पल्स। ऑप्शन है ऐसे नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी वेगस नर्व, ऑप्शन डी कार्डिक नर्व। तो आपने देखा होगा कि ऐसे नोड में से सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होता है वो होता है प्राइमरी पेस मेकर के नाम से जाता है ऐसे नोड। इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है आपसे ये पूछा सकता है, तो ऐसे नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है एवी नोड कहाँ होता है, तो एवी नोड भी राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है। अगर राइट एट्रियम ऑप्शन में ना होकर इंट्रा एट्रियल सेप्टम हो तो आपको इंट्रा एट्रियल सेप्टम फिर वहाँ सही करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब, ह्यूमन क्रेनियम इज़ मेड ऑफ।
जो मनुष्य की क्रेनियम होती है वो कितने बोन से बनी हुई होती है? कितनी बोन से बनी हुई थी क्रेनियम? ऑप्शन है 8 बोन्स, ऑप्शन बी 12 बोन्स, ऑप्शन सी 10 बोन्स, ऑप्शन डी 16 बोन्स। तो क्रेनियम जो होती है वो 8 बोन से बनी हुई होती है। ठीक है। यहाँ जो स्कल की बात होती है, तो स्कल में टोटल 29 बोन्स होती है। इनमें से आपकी 6 बोन आपके ईयर की, आप 14 बोन्स आपकी जो पेस की बोन होती है, 14 बोन वो, और आपकी जो 8 बोन क्रेनियम की और एक जो बोन बाकी रहती है वो आपकी हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन, तो टोटल स्कल में 29 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसका राइट आंसर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ह्यूमरस बोन इज़ फाउंड इन। ह्यूमरस बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है थाई, ऑप्शन बी लोअर आर्म, ऑप्शन सी अपर आर्म एंड काल्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अपर आर्म। जो आपकी ऊपर की भुजा है उसमें जो बोन पाई जाती है वो ह्यूमरस बोन होती है। जो लोअर आर्म होती है उसमें रेडिस और अल्ना पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपके एग्ज़ाम तक आते रहेंगे। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू।